दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन लोगों का कानून पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हों और पीड़ितों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही हो, तो क्या होगा? क्या कोई आम इंसान खुद न्याय देने निकल पड़ेगा? सिटीजन विजिलेंटी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती एक विवादित फिल्म है। फिल्म की शुरुआत एक चेतावनी के साथ होती है। इसमें कहा जाता है कि जब किसी समाज में लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो उनके भीतर का गुस्सा कभी-कभी हिंसा का रूप ले लेता है। इसके बाद हमें यूरोप के एक ऐसे देश में ले जाया जाता है जिसका नाम जानबूझकर नहीं बताया गया। माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ सुपरमार्केट से सामान खरीदकर बाहर निकलती है। दोनों हंसते बोलते सड़क पर चल रहे होते हैं कि तभी अचानक एक अजनबी आदमी उनके सामने आता है। कुछ समझ आने से पहले ही वो महिला पर चाकू से हमला कर देता है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है और उसका छोटा बेटा अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। यहीं से पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। अगले ही दृश्य में न्यूज चैनल इस घटना को पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बना देता है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि लोग अब अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं। रात में महिलाएं घर से निकलने से बच रही हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि अगला शिकार कौन होगा। लेकिन इसी डर के बीच सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से वायरल होने लगता है, सिटीजन विजिलेंटी। किसी को नहीं पता वो कौन है, कोई उसका चेहरा नहीं जानता, लेकिन अफवाहें फैलने लगती हैं कि वो उन अपराधियों को खुद सजा दे रहा है जो कानून से बच निकलते हैं। कुछ लोग उसे अपराधी कहते हैं, तो कुछ लोग उसे असली हीरो। यही फिल्म पहली बार दर्शकों को उलझा देती है कि आखिर सही कौन है। कुछ समय बाद तीन बदमाश एक छोटे दुकानदार से जबरन पैसे वसूलने पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह आज भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ ही पलों में तीनों जमीन पर पड़े होते हैं। हमलावर फिर वही रहस्यमयी विजिलेंटे होता है जो बिना कोई सबूत छोड़े वहां से गायब हो जाता है। अब पुलिस के साथ साथ इंटरपोल भी इस मामले में शामिल हो जाती है। उनका मानना है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि बेहद प्रशिक्षित और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला इंसान है। इसी दौरान फिल्म हमें पहली बार उस आदमी से मिलवाती है जिसका नाम है सैंडर्स। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य और शांत इंसान लगता है। एक दिन वो बस में सफर कर रहा होता है। तभी तीन किशोर बिना टिकट चढ़ जाते हैं और ड्राइवर से बहस करने लगते हैं। बस रुक जाती है और बाकी यात्रियों को भी परेशानी होने लगती है। तब सैंडर्स बिना गुस्सा किए उन तीनों का टिकट खुद खरीद देता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने मदद की है, लेकिन अगले ही पल वो उनके पास बैठकर बेहद शांत आवाज में समझाता है कि छोटी छोटी चोरी का नुकसान आखिर पूरे समाज को उठाना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर लड़के हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसी पल सैंडर्स चुपचाप अपनी पिस्तौल उसके पेट से लगा देता है। वो बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ इतना कहता है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगली बार शायद इतनी अच्छी ना हो। तीनों लड़कों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सैंडर्स बस से उतर जाता है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि ये आदमी बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। बस वाली घटना के बाद फिल्म हमें सैंडर्स का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाती है। वो एक अस्पताल पहुंचता है जहां एल्सा नाम की एक लड़की भर्ती है। उसके साथ कुछ दरिंदों ने बेहद बुरी तरह हिंसा की थी और अब वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी टूट चुकी है। सैंडर्स उसके पास बैठता है और उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर तुम्हें सच में न्याय मिले तो वो कैसा होगा? एल्सा कहती है कि वो चाहती है कि अपराधियों को उम्र भर की सजा मिले, ताकि वे कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सकें। लेकिन सैंडर्स का जवाब चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि अदालतों में ऐसे मामलों के फैसले आने में सालों लग जाते हैं। पीड़ित को बार बार वही दर्दनाक कहानी दोहरानी पड़ती है, वकीलों के सवाल झेलने पड़ते हैं और कई बार आखिर में अपराधी सबूतों की कमी या कानूनी तकनीकी वजहों से छूट भी जाते हैं। उसकी बात सुनकर एल्सा चुप हो जाती है। यहीं से पहली बार हमें महसूस होता है कि सैंडर्स का कानून पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके बाद फिल्म एक और घटना दिखाती है। एक बार में दो आदमी चोरी छिपे दो लड़कियों के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन सैंडर्स दूर से सब देख लेता है। वो बिना किसी हंगामे के दोनों ग्लास बदल देता है। नतीजा ये होता है कि वही ड्रिंक उन दोनों बदमाशों के पास चली जाती है। इसके बाद वो लड़कियों को पूरी बात बताकर सुरक्षित वहां से निकल जाने को कहता है। इस पूरे सीन में वो किसी सुपर हीरो की तरह दिखाई देता है। यही वजह है कि दर्शक भी उसके पक्ष में खड़े होने लगते हैं। लेकिन फिल्म यहीं सबसे बड़ा खेल खेलती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि सैंडर्स कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक बेहद अमीर बिजनेसमैन और हजारों मकानों का मालिक है। उसकी अपनी रियल एस्टेट कंपनी है और वो हर चीज को बेहद सख्ती से कंट्रोल करता है। कंपनी के मैनेजर उसे बताते हैं कि कई किराएदार समय पर किराया नहीं दे पा रहे हैं। सैंडर्स बिना एक सेकंड सोचे आदेश देता है, सभी को तुरंत घर से निकाल दो। लेकिन मैनेजर समझाता है कि कानून ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। पहले नोटिस देना होगा, फिर कोर्ट का आदेश आएगा और पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। ये सुनकर सैंडर्स नाराज हो जाता है। उसके लिए कानून इंसानों की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपराधियों और गैर जिम्मेदार लोगों की ढाल बन चुका है। यहीं से उसका असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगता है। इसी दौरान फिल्म सैंडर्स का अतीत भी दिखाती है। बचपन में उसने अपनी मां को खो दिया था। इसके बाद उसके पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। दोनों के बीच कभी गहरा रिश्ता बन ही नहीं पाया। बाद में वो अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन ड्यूटी के दौरान ही उसे खबर मिली कि उसके पिता कैंसर से मर चुके हैं। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके पिता इतने लंबे समय से बीमार थे। शायद यहीं से उसके भीतर अकेलापन और गुस्सा जमा होना शुरू हुआ। लेकिन अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरकारी अधिकारी उसकी कंपनियों की जांच कर रहे होते हैं और यहीं पता चलता है कि सैंडर्स खुद उस देश का कानूनी नागरिक ही नहीं है। वो वर्षों से फर्जी पहचान और जटिल कंपनियों के सहारे रह रहा है। यानी पूरी फिल्म में जो आदमी अवैध प्रवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा बोल रहा था, वो खुद भी कानूनी रूप से उसी देश में नहीं था। यही विरोधाभास फिल्म का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या सैंडर्स सच में न्याय चाहता है, या वो सिर्फ अपनी सोच बाकी लोगों पर थोपना चाहता है? उधर पुलिस और इंटरपोल को भी अब यकीन हो जाता है कि सैंडर्स बेहद खतरनाक है। उसकी तलाश तेज कर दी जाती है। लेकिन सैंडर्स भी उनकी हर चाल पहले से समझ चुका होता है। वो शहर से दूर एक गुप्त बंकर तैयार करता है, जहां हथियार, गोला बारूद और सुरक्षा के लिए कई जाल पहले से लगाए जा चुके होते हैं। उसे पता है अब उसके और सरकार के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। अब तक पुलिस और इंटरपोल दोनों को यह समझ आ चुका था कि सैंडर्स कोई साधारण अपराधी नहीं है। वो हर कदम पहले से प्लान करता है और हमेशा सिस्टम से एक कदम आगे रहता है। आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। एक स्पेशल टीम उसके छिपने की जगह को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, अंदर से सैंडर्स की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि वो लड़ाई नहीं चाहता। अगर सभी लोग अभी वापस चले जाएं, तो किसी की जान नहीं जाएगी। टीम इसे सिर्फ एक चाल समझती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। यहीं से दोनों तरफ आमना सामना शुरू हो जाता है। सैंडर्स ने पहले से पूरे बंकर को इस तरह तैयार किया होता है कि हर दिशा से जवाबी हमला कर सके। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ के बाद पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब टीम बंकर के अंदर पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि सैंडर्स बहुत पहले ही वहां से निकल चुका था। पूरा बंकर एक जाल था। कुछ ही पल बाद वहां जोरदार विस्फोट होता है, जिससे पूरी टीम बिखर जाती है। इंटरपोल चीफ हेनरी किसी तरह बच जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि सैंडर्स सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ रहा है। दूसरी तरफ सैंडर्स अपने मिशन को जारी रखता है। वो उन लोगों तक पहुंचने लगता है जिन्हें उसके अनुसार सिस्टम ने बचा लिया था। उसी दौरान उसे एक ऐसा मामला पता चलता है जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। एक नाबालिग लड़की के साथ बेहद गंभीर अपराध हुआ था, लेकिन अदालत ने सबूतों और कानूनी तर्कों के आधार पर आरोपियों को सजा नहीं दी। यहीं से सैंडर्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो खुद न्याय करेगा। सबसे पहले वो उस जज तक पहुंचता है जिसने ये फैसला सुनाया था। सैंडर्स उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसके पुराने बयान याद दिलाता है। वो बार बार पूछता है कि क्या कानून का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना है, या पीड़ित को इंसाफ दिलाना भी। जज अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करता है,
लेकिन सैंडर्स पहले ही अपना फैसला कर चुका होता है। इसके बाद पुलिस को ये मामला पहली नज़र में आत्महत्या जैसा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि इसके पीछे भी वही रहस्यमयी विजिलेंटे है। अब सैंडर्स सीधे उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें वो इस अपराध का जिम्मेदार मानता है। वो उन्हें एक एक करके आमने सामने लाता है। उनकी बातों से उसे ये महसूस होता है कि उनमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वे अपनी हरकतों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यही फिल्म दिखाती है कि नफरत और कट्टर सोच किस तरह इंसान को अपनी गलती भी दिखाई नहीं देती। सैंडर्स का तरीका कानून से बिल्कुल अलग है। वो किसी अदालत, वकील या फैसले का इंतजार नहीं करता। वो खुद ही फैसला सुनाता है और खुद ही उसे लागू भी कर देता है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जो इंसान शुरुआत में लोगों का हीरो लग रहा था, अब वही कानून से ऊपर खुद को मानने लगा है। उधर इंटरपोल चीफ हेनरी अब पूरी ताकत के साथ सैंडर्स को रोकने की कोशिश करता है। वो समझ चुका है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो लोग अदालतों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जनता का एक बड़ा हिस्सा अब भी सैंडर्स को हीरो मान रहा होता है। सोशल मीडिया पर लोग उसके समर्थन में पोस्ट लिख रहे होते हैं। कुछ लोग उसे देश का असली रक्षक कहते हैं, तो कुछ उसे आतंकवादी। यानी पूरा समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। और यही फिल्म का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अगर कानून कमजोर पड़ जाए तो क्या हिंसा कभी न्याय बन सकती है? जैसे जैसे सैंडर्स अपने मिशन को पूरा करता जाता है, पूरे देश में उसके नाम की चर्चा और भी तेज हो जाती है। सरकार उसे एक खतरनाक अपराधी मानती है, लेकिन समाज का एक हिस्सा उसे आज भी हीरो समझ रहा होता है। लोगों का कहना था कि जहां सिस्टम फेल हो गया, वहां इस आदमी ने अपराधियों को उनके किए की सजा दी। यही फिल्म एक बहुत खतरनाक सवाल हमारे सामने रखती है। क्या किसी इंसान को सिर्फ इसलिए सही मान लिया जाए क्योंकि उसने बुरे लोगों को निशाना बनाया? कहानी के आखिर में सैंडर्स इंटरपोल चीफ हेनरी से आखिरी बार संपर्क करता है। वो एक संदेश देता है कि अगर सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो लोग खुद अपने तरीके से न्याय ढूंढेंगे। उसकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या अपराध नहीं, बल्कि वो सिस्टम था जो अपराधियों को बचने का मौका देता है। लेकिन यही फिल्म ये भी दिखाती है कि जब कोई इंसान खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच भी खतरनाक होती चली जाती है। शुरुआत में उसका निशाना सिर्फ अपराधी थे, लेकिन बाद में वो खुद तय करने लगा कि कौन सही है और कौन गलत। यहीं से वो एक विजिलांटे से बढ़कर एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो अपने फैसलों को ही अंतिम सच मानने लगता है। अगर ध्यान से देखें तो फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट किसी एक्शन सीन में नहीं था। सबसे बड़ा ट्विस्ट था सैंडर्स खुद उस देश का कानूनी नागरिक नहीं था। पूरी फिल्म में वो अवैध प्रवासियों की आलोचना करता है, लेकिन खुद भी कानूनी रूप से उसी देश में नहीं रह रहा होता। यानी फिल्म जानबूझकर एक विरोधाभास दिखाती है। इससे दर्शक ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या सैंडर्स सच में न्याय चाहता था या वो सिर्फ अपनी विचारधारा को सही साबित करना चाहता था। यहीं से फिल्म का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। फिल्म बार बार ये दिखाती है कि जब लोगों का कानून और अदालतों से भरोसा टूटने लगता है, तो कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों को हीरो मानने लगते हैं जो अपने हाथ में न्याय लेने की कोशिश करते हैं। असल दुनिया में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि हिंसक या कट्टर विचार रखने वाले कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वे लोगों के गुस्से और निराशा को आवाज देते हैं। लेकिन लोकप्रिय होना और सही होना दो अलग बातें हैं। इसी वजह से ऐसी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि आलोचनात्मक नजर से भी देखना जरूरी है। फिल्म कुछ वास्तविक सामाजिक मुद्दों जैसे अपराध, न्याय व्यवस्था, प्रवासन और जनता के गुस्से को कहानी का हिस्सा बनाती है, लेकिन इन जटिल मुद्दों का कोई आसान जवाब नहीं देती। अगर सिर्फ थ्रिलर और सस्पेंस की बात करें, तो सिटीजन विजिलेंटी दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। लेकिन अगर इसकी विचारधारा की बात करें, तो फिल्म कई ऐसे सवाल छोड़ देती है जिन पर हर दर्शक की राय अलग हो सकती है। इसलिए इस फिल्म को देखते समय सिर्फ ये मत सोचिए कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये भी सोचिए कि अगर हर इंसान अपने हिसाब से न्याय देने लगे, तो समाज कैसा होगा। तो दोस्तों, यही थी सिटीजन विजिलेंटे की पूरी कहानी और उसका एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आपको हमारी ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।